नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पश्चिम बंगाल में धार्मिक आयोजनों के लिए सरकारी सहायता को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने राज्य की 60 रथ यात्रा समितियों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही तारकेश्वर में श्रावण यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा कराने और राज्य के प्रमुख तीर्थ स्थलों को जोड़ने के लिए 1000 करोड़ रुपए के धार्मिक एवं विरासत पर्यटन सर्किट की भी घोषणा की गई है। सरकार का कहना है कि इस अनुदान का उद्देश्य पारंपरिक लकड़ी के रथों के संरक्षण, धार्मिक विरासत को बचाने और पर्यटन को बढ़ावा देना है। लेकिन इस फैसले को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सौगत रॉय और पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पहले ममता बनर्जी सरकार की तरफ से दुर्गा पूजा समितियों को दिए जाने वाले अनुदान का विरोध किया था, लेकिन अब खुद उसी तरह की नीति अपना रही है। विपक्ष का कहना है कि अगर पहले ऐसे अनुदान गलत थे तो अब उन्हें सही कैसे ठहराया जा सकता है। फिलहाल ये मुद्दा पश्चिम बंगाल में धार्मिक सहायता, सरकारी खर्च और राजनीतिक दोहरे मापदंड को लेकर नई बहस का कारण बन गया है। वहीं बद्रीनाथ मंदिर के चढ़ावा विवाद को लेकर उत्तराखंड की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस मुद्दे पर आयोजित ओपन डिबेट के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल तय समय पर प्रेस क्लब पहुंचे, लेकिन बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी वहां नहीं पहुंचे। कांग्रेस का कहना है कि चढ़ावे और मंदिर प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर जनता के सामने खुली चर्चा होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से ओपन डिबेट का आयोजन किया गया था। गणेश गोदियाल ने प्रेस क्लब पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और बीकेटीसी अध्यक्ष के नहीं आने पर सवाल भी उठाए। वहीं हेमंत द्विवेदी की गैर मौजूदगी को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि उनकी ओर से डिबेट में शामिल न होने के कारणों पर तत्काल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बद्रीनाथ मंदिर के चढ़ावे को लेकर चल रहा विवाद पिछले कुछ समय से चर्चाओं में है और इसे लेकर विभिन्न पक्ष अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। अब इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। फिलहाल सभी की नज़र इस बात पर है कि बीकेटीसी की ओर से इस पूरे विवाद और ओपन डिबेट में अनुपस्थिति को लेकर क्या आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आती है। रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा जो विवाद है उस पर सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। प्रेस क्लब में हेमंत द्विवेदी जो कि बीकेटीसी की तरफ से थे वो नहीं पहुंचे। दूसरी तरफ गणेश गोदियाल वहां पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि ओपन डिबेट होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर मंदिर में चल क्या रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरी सियासत को? नहीं, मुझे लगता है पूरी सीरीज खुल गई है कि भारतीय सभ्यता से जुड़े हुए, भारतीय सनातन परंपरा से जुड़े जितने पुराने मठ हैं, पुरानी तीर्थ यात्राओं को जिनको मतलब बचपन से हम लोग देखते आए हैं, कहीं कभी भी इस तरह की बातें नहीं हुई। लेकिन जब राम मंदिर में जब चोरी की घटना सामने आई तो उसके बाद में आपने देखा होगा बद्रीनाथ पहाड़ ट्रस्ट के अध्यक्ष, उनको भी गिरफ्तार करके उनको FIR करवाई गई है। राम मंदिर में हुआ, अब यहाँ पे भी हो रहा है। तो मुझे लगता है ये तो तत्कालिक घटनाएं हैं, तत्कालिक सूचनाएं हैं। इससे पहले क्या कुछ कितना इसमें घाल घपला हुआ होगा, कितनी चोरियां हुई होंगी। मुझे लगता है कि जितने भी बड़े मंदिर हैं सबको ऑडिट किया जाना चाहिए। उनके ट्रस्टी और उनसे जुड़े जितने भी व्यवस्थापक हैं उन सबसे पूछताछ होनी चाहिए और उनकी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। तभी मुझे लग रहा है ये मुद्दा ये दब पाएगा, वरना तो ये चीजें ऐसे ही होती रहेंगी। लेकिन फिर भी ये बहुत शर्म वाली बात है, बहुत शर्म वाली बात है जी। बिल्कुल। और जिस तरीके से, क्योंकि एक के बाद एक बड़े मंदिरों की अगर हम बात करें, पहले राम मंदिर विवाद और अब उसके बाद ये बद्रीनाथ धाम में भी इस तरीके से चढ़ावे को लेकर सवालिया निशान खड़े होना, कहीं ना कहीं आस्था से खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। और लोगों की जो आस्था है, जो श्रद्धा है, उसमें भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में कटौती देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके की स्थितियां बन गई है, कोई भी चढ़ावा देने से पहले 10 बार सोचेगा। साहिल, मुझे लगता है जिस तरीके से हम लोग ये पहले दिन से खबर हम दिखा रहे हैं, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए। एक ऐसी यूनिट, ऐसी कमेटी बननी चाहिए तो जो इन सब चीजों को मॉनिटर कर सके, तभी ये कुछ हो पाएगा। नहीं तो वरना ये तो बड़ी हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति के लिए बड़ा मतलब कुठाराघात इसमें कहा जाएगा। अब इसमें दूसरे धर्म के लोग जो देखते होंगे, जो सोचते होंगे, तो उनके दिलों पे क्या बीतती होगी। बिल्कुल, हमारा उपास उड़ाते होंगे जी।
बिल्कुल, हमने देखा भी है कि कई किस तरीके के बयान निकलकर अलग अलग धर्मावलंबियों की तरफ से सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि अगर मंदिर आपसे नहीं संभल रहा है तो समिति में मुस्लिमों की एंट्री यहाँ पर करवा दीजिए ताकि चीज़ें सिस्टमेटिक तौर पर चले। तो ये एक तरह का उपहास उड़ाना ही हुआ। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि तमाम जो लोग थे जिनकी आस्था जुड़ी हुई थी, चाहे वो बद्रीनाथ धाम हो, केदारनाथ धाम हो, राम मंदिर हो या देश के और भी कई धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर लोग दिल खोलकर चढ़ावा अपनी आस्था के मद्देनज़र चढ़ाते हैं, और वहाँ पर जब इस तरीके की तस्वीरें, इस तरीके के सवालिया निशान लगते हुए नज़र आए, तो क्या वो आस्था रह गई, क्या वो मंदिर में वो भक्ति रह गई, और किस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि रह गई हैं? देखिए, मुझे लगता है जब दूसरे धर्म के लोग अगर कटाक्ष करने लगे और वो कहने लगे कि तुमसे व्यवस्था नहीं सुधर रही है, हमें दे दो, तो ये बहुत बड़ा ताना है। इसको ताने के रूप में नहीं लेना चाहिए, इसको एक शर्म के तौर पे लेना चाहिए कि ये कितनी बड़ी शर्म वाली बात है हमारे लिए, जो दूसरे धर्म के लोग भी कटाक्ष कर रहे हैं। जी बिल्कुल। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो चढ़ावा विवाद पर ओपन डिबेट में कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल पहुंचे थे। बद्रीनाथ चढ़ावा विवाद पर सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। प्रेस क्लब में वो मौजूद रहे, लेकिन हेमंत द्विवेदी के ना पहुंचने को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पब्लिक डोमेन में सारी चीज़ें होनी चाहिए, और इसीलिए वो प्रेस क्लब पहुंचे, लेकिन हेमंत द्विवेदी प्रेस क्लब में मौजूद नहीं दिखाई दिए। उधर महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा कि टीईटी परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई, लेकिन 2 हफ्ते बीत जाने के बावजूद नई परीक्षा तिथि घोषित नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि करीब 6 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है, जबकि पेपर लीक के जिम्मेदार लोग अब भी खुले घूम रहे हैं। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से 3 मांगे रखी। पहली, टीईटी परीक्षा की नई तारीख तुरंत घोषित की जाए। दूसरी, पेपर लीक के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और अभ्यर्थियों को इसकी सजा न मिले। तीसरी, जिन उम्मीदवारों का 1 साल इस घटना से प्रभावित हुआ है उन्हें आयु सीमा में छूट दी जाए। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि 17 जुलाई को देहरादून में वो देश भर में बढ़ते पेपर लीक के मुद्दे और शिक्षा व्यवस्था में सुधार पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उधर मामले की जांच एसआईटी कर रही है। जांच एजेंसियां कथित मास्टरमाइंड और उससे जुड़े नेटवर्क की तलाश में वित्तीय डिजिटल सुराग खंगाल रही हैं। प्रारंभिक जांच में दिल्ली, आगरा, बिहार और हरियाणा तक फैले नेटवर्क के संकेत मिलने की बात भी सामने आई है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर तेज उछाल देखने को मिला है। ब्रेंट क्रूड की कीमत बढ़कर $86 प्रति बैरल तक पहुंच गई है, जो पिछले 1 महीने का उच्चतम स्तर माना जा रहा है। तेल की कीमतों में इस तेजी ने वैश्विक बाजारों के साथ साथ भारत जैसे आयात पर निर्भर देशों की चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक आपूर्ति को लेकर बनी अनिश्चितता, भू राजनीतिक तनाव और उत्पादन से जुड़े कारकों के चलते कच्चे तेल की कीमतों में ये तेजी आई है। अगर ये बढ़त लंबे समय तक जारी रहती है तो इसका असर पेट्रोल और डीजल की लागत, परिवहन खर्च और महंगाई पर भी पड़ सकता है। भारत अपनी ज़रूरत का अधिकांश कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर देश की आयात लागत और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। हालांकि घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव होगा या नहीं, ये तेल विपणन कंपनियों और सरकार के आगामी फैसलों पर निर्भर करेगा। फिलहाल बाजार की नज़र वैश्विक घटनाक्रम और तेल उत्पादक देशों की अगली रणनीति पर टिकी हुई है, क्योंकि दिनों में इन्हीं कारकों से कच्चे तेल की कीमतों की दिशा तय होगी। वहीं तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आयोजित ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम समिट में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया और तेलंगाना सरकार के मंत्री डॉक्टर विवेक वेंकट स्वामी ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों ने श्रमिकों के अधिकार, रोजगार के अवसर, सामाजिक सुरक्षा और बदलते वैश्विक श्रम परिदृश्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। और इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारत की श्रम नीतियों, कौशल विकास और श्रमिक कल्याण से जुड़े विभिन्न प्रयासों को साझा किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच श्रमिकों के हितों की रक्षा और सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करना सभी देशों की प्राथमिकता होनी चाहिए। वहीं राज्य मंत्री डॉक्टर विवेक वेंकट स्वामी ने भी सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्रमिकों के कल्याण, औद्योगिक विकास और सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंच विभिन्न देशों के बीच अनुभवों के आदान प्रदान और बेहतर नीतियां विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम समिट में सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने श्रम सुधार,
सामाजिक सुरक्षा, रोजगार सृजन और वैश्विक सहयोग को मजबूत करने के लिए आपसी साझेदारी बढ़ाने पर भी चर्चा की। ये सम्मेलन श्रमिकों के हितों से जुड़े मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय संवाद को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच माना जा रहा है। वहीं पर्यावरणविद सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को लेकर राजनीतिक समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने वांगचुक की मांगों का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि वो 16 जुलाई को शाम 5 बजे दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचकर सोनम वांगचुक के आंदोलन में शामिल होंगे और अपना समर्थन व्यक्त करेंगे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण, लोकतांत्रिक मूल्यों और जनहित से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए और सरकार को इस पर सकारात्मक पहल करनी चाहिए। सोनम वांगचुक इन दिनों जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनके आंदोलन को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी ने भी खुलकर अपना समर्थन दिया है। तो आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। अब सभी की नज़र इस बात पर टिकी है कि सरकार आंदोलन और उससे जुड़ी मांगों पर क्या रुख अपनाती है। साथ ही आगामी दिनों में इस मुद्दे पर क्या नया घटनाक्रम सामने आता है। एक और इशू के ऊपर जो मैं बात करना चाहता हूं वो है कॉकरोच जनता पार्टी। अभी उनका धरना चल रहा है कि किस तरह से पेपर लीक के खिलाफ उन लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है। सोनम वांगचुक वहां पे कई दिनों से हंगर स्ट्राइक के ऊपर हैं, उनकी तबीयत खराब हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम कॉकरोच जनता पार्टी के धरने का समर्थन करते हैं पूरी तरह से। पूरी पार्टी हमारी समर्थन करती है, उनकी डिमांड्स का समर्थन करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, तुरंत देना चाहिए और सिस्टम्स ठीक करने चाहिए ताकि आगे से कभी भी कोई पेपर लीक ना हो और बच्चों को परेशानी ना हो। सोनम वांगचुक जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत दिन हो गए, आप देश की धरोहर हैं, आप देश के एसेट हैं, आप प्लीज अपना धरना, अपना हंगर स्ट्राइक बंद कर दीजिए। और कई तरीके हैं और मैं उनके धरने पे परसों शाम को, बृहस्पतिवार को शाम को 5 बजे मैं उनके धरने पे जाऊंगा उनको समर्थन अपना देने के लिए। इसके पहले संजय सिंह जी और आतिशी जी भी वहां ऑलरेडी जा चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के संभल जिले में सरकारी जमीन पर बने कथित अवैध ईदगाह के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। प्रशासन के अनुसार संबंधित निर्माण सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया गया था। आवश्यक राजस्व और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। प्रशासन की टीम पुलिस बल की मौजूदगी में मौके पर पहुंची और सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए इलाके में पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक संबंधित भूमि की जांच के दौरान सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की पुष्टि हुई थी। इसके बाद संबंधित पक्ष को नियमानुसार नोटिस जारी किए गए और निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई गई। फिलहाल क्षेत्र में स्थिति सामान्य बताई जा रही है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। मामले अन्य पहलुओं की भी जाँच की जा रही है और आवश्यक होने पर आगे भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं महाराष्ट्र के नासिक से महिला सुरक्षा को लेकर चिंताजनक मामला सामने आया है। आरोप है कि एक महिला की तरफ से कथित यौन उत्पीड़न का विरोध करने के बाद कुछ लोगों ने उसके पूरे परिवार का करीब 15 किलोमीटर तक पीछा किया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया और पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। प्राथमिक जानकारी के अनुसार विवाद उस समय शुरू हुआ जब महिला अपने साथ हुई कथित छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न का विरोध करती हुई नजर आई। इसके बाद आरोपियों ने परिवार का पीछा करना शुरू कर दिया, जिससे परिवार में दहशत फैल गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और तत्काल कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की गंभीरता से जांच की जा रही है। पीड़ित परिवार के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और आसपास के CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। जांच के आधार पर आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में बताया है और कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। मामले की विस्तृत जांच जारी है। जो इस एक घटना हुई, इस अनुचित घटना के अकॉर्डिंगली जो है वो पहले अंबड़ पुलिस स्टेशन में 0 नंबर से जो FIR रजिस्टर हुआ उसको अकॉर्डिंगली वो तुरंत हमने वीडियोस और बाकी टेक्निकल एनालिसिस करके इसमें हमने 9 आरोपी अभी तक निष्पन्न किए हैं, जो कि FIR में 6-7 आरोपी थे। बट इसमें जो शेल्टर देने वाले आरोपी है या फिर एसोसिएट्स है जिनको इन्होंने हेल्प किया था वो भी हमने इसमें आरोपी की है और अभी तक हमने 9 आरोपी इसमें ताबे में लिया है। इस पे आगे की जो कार्रवाई है वो आगे की कार्रवाई चल रही है। बाकी हमारी टीम जो है वो भिवंडी है, वाड़ा है और जो भी बाकी एरिया है जहां जहां हमको लगता है उस एरिया में हमारी टीम अभी कार्यरत है और वो टीम भी बाकी जो आरोपी है, जो भी निष्पन्न हुए आरोपी है, उस आरोपी को हम जल्दी से जल्दी पकड़ेंगे।
वहीं पीलीभीत की हिंदुस्तान शुगर मिल बरखेड़ा में चोरों ने सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देते हुए 2 चीनी मिल अधिकारियों के आवासों को निशाना बनाया। दोनों आवासों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। जानकारी के अनुसार दोनों मिल अधिकारी शनिवार से अपने आवासों के बाहर थे। सोमवार सुबह जब घर में काम करने वाली कर्मचारी पहुंची तो ताले टूटे देखकर चोरी की जानकारी हुई। इसके बाद मामले की सूचना मिल प्रशासन और पुलिस को दी गई। बताया जा रहा है कि चोरी किए गए सामान में लाखों रुपए के आभूषण शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। घटना के बाद मिल परिसर में हड़कंप मच गया। खास बात यह है कि चीनी मिल के आवास सुरक्षा गार्डों से लैस है। इसके बावजूद चोर वारदात को अंजाम देने में सफल रहे। सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और चोरों का पता लगाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं मंजनपुर थाना क्षेत्र के भड़ेसर गांव में चूल्हे की चिंगारी से लगी आग ने एक गरीब परिवार का आशियाना उजाड़ दिया। देखते ही देखते झोपड़ी धू धू कर जलने लगी और घर में रखा पूरा सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि गांव निवासी 100 वर्ष से अधिक उम्र के जगन्नाथ सरोज की झोपड़ी में चूल्हे से निकली चिंगारी से आग लगी। आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे घर में रखा अनाज, कपड़े और घरेलू सामान पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया। आग की लपटें उठती देख गांव में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया और आग बुझाने का प्रयास किया। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे के बाद पीड़ित परिवार के सामने रहने और खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद दिलाने की मांग की। वहीं हर घर जल योजना के तहत बनाई गई जल जीवन मिशन की पानी की टंकी से लाखों रुपए के उपकरण चोरी होने का मामला सामने आया है। रामगंज थाना क्षेत्र के त्रिलोकपुर गांव में हुई इस घटना के बाद ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। बताया जा रहा है कि पानी की सप्लाई शुरू होने से पहले ही टंकी परिसर में लगे सोलर पैनल, जनरेटर और अन्य जरूरी उपकरण चोरी कर लिए गए। उपकरण चोरी होने के कारण पेयजल योजना शुरू होने से पहले ही ठप हो गई और ग्रामीणों को अब तक शुद्ध पेयजल योजना का लाभ नहीं मिल सका है। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 2 महीने से धीरे धीरे उपकरण चोरी किए जा रहे थे। मामले की शिकायत डायल 112 स्थानीय पुलिस और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर की गई, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी न तो चोरी का खुलासा हो सका और न ही चोरी किए गए सामान की बरामदगी हुई। कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से जल्द जाँच कर चोरी का खुलासा करने और पेयजल योजना को शुरू कराने की मांग की है। वहीं उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला अस्पताल में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। अस्पताल के सिटी स्कैन कक्ष में एक पैरामेडिकल छात्र ने अपनी सहपाठी छात्रा पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल छात्रा की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि बीच बचाव करने वाली एक स्टाफ नर्स भी घायल हो गई। पुलिस के अनुसार आरोपी जिला अस्पताल से एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स कर रहा था, जबकि मृतका कशिश जिला अस्पताल से डिप्लोमा इन सिटी स्कैन टेक्नोलॉजी प्रथम वर्ष की छात्रा थी। घटना के दौरान स्टाफ नर्स निधि सहगल के बीच बचाव का प्रयास किया, जिससे उसके हाथ में सामान्य चोट आई। हमले के बाद गंभीर रूप से घायल कशिश को जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद बेहतर इलाज के लिए बरेली स्थित श्री राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक सहित वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी छात्र को तत्काल हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मृतका के परिजनों की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले के हर पहलू से जांच की जा रही है और नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज दिनांक 14 जुलाई को सुबह 9 बजे लगभग ये सूचना प्राप्त हुई कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पीलीभीत में जो MRI कक्ष है वहाँ पे एक पैरामेडिकल टेक्नीशियन छात्र के द्वारा एक पैरामेडिकल टेक्नीशियन छात्रा के ऊपर चाकू से वार किया गया और सूचना पे तत्काल पुलिस के द्वारा वहाँ पर मौके पे पहुँच के जो छात्रा थी उसको ट्रीटमेंट दिलवाया गया और उसको हायर सेंटर बरेली के लिए रेफ़र किया गया था, जहाँ पे उनकी दुखद मृत्यु हो गई। इस संबंध में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जो आरोपी छात्र है उसको भी तत्काल जो है पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है और इसमें परिजनों की तहरीर पे सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है एवं अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।